थर्ड के विद्यार्थियों का आयकर की कक्षा में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं, पूंजीगत लाभों की गणना करते समय हस्तांतरण व्यय के साथ साथ संपत्ति को प्राप्त करने की लागत को भी संपत्ति के विक्रय मूल्य में से घटाया जाता है और फिर पूंजीगत लाभों की गणना की जाती है। आयकर अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति को प्राप्त करने की सूचकांकित लागत को दीर्घकालीन पूंजीगत लाभों की गणना करते समय घटाया जाता है। तो आज हम संपत्ति को प्राप्त करने की सूचकांकित लागत क्या होती है, कैसे ज्ञात की जाती है और अलग अलग परिस्थितियों के अंतर्गत इसकी जो लागत है, संपत्ति की जो सूचकांकित लागत है, वो किस प्रकार से ज्ञात की जाती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम संपत्ति की जो प्राप्त करने की सूचकांकित लागत जो है वो क्या चीज है। इसके अंतर्गत दीर्घकालीन पूंजीगत संपत्ति को प्राप्त करने एवं सुधार की लागत को मुद्रास्फीति सूचकांक से जोड़ा गया है। इसका अभिप्राय यह है कि महंगाई बढ़ने के कारण संपत्ति का मूल्य बढ़ना स्वाभाविक है। ऐसी दशा में करदाता भी ऐसी कृत्रिम मूल्य वृद्धि पर उसे कर न देना पड़े, इसके लिए संपत्ति की मूल लागत को वर्तमान मूल्य सूचकांक से संबद्ध करके वर्तमान लागत ज्ञात की जाती है और इसे प्राप्त प्रतिफल में से घटाकर दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ ज्ञात किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक करदाता ने वर्ष 2001-2 में 1 लाख रुपए का मकान क्रय किया और 2019-20 में मान लीजिए उसे 10 लाख रुपए में बेच दिया। यदि इस अवधि में महंगाई में अगर 289% बढ़ी है तो संपत्ति की जो लागत होगी 1 लाख इंटू 289/100 यानी 2,89,000 रुपये मानी जाएगी। और दीर्घकालीन पूंजी लाभ अगर 10 लाख रुपए में उसे अगर बेचा जाता है तो 10 लाख माइनस 2,89,000 यानी 7,11,000 रुपये होगा, न कि 9 लाख रुपए होगा। तो स्पष्ट है कि मकान को 1 लाख रुपए में क्रय किया और बेचा है 2019-20 में 10 लाख रुपए में। तो हम यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम 10 लाख में से 1 लाख घटा करके 9 लाख रुपए पूंजीगत लाभ मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि संपत्ति की सूचकांकित लागत उस मकान की इंडेक्स्ड कॉस्ट जो है वह ज्ञात की जाएगी। तो दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ की गणना भी जो टेबल आपको पहले बताई थी फिर एक बार आपके स्क्रीन के ऊपर है कि दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति का विक्रय मूल्य सेल्स कंसिडरेशन, इसमें से हम निम्न मदों को घटाएंगे जिसमें संपत्ति का विक्रय या हस्तांतरण के व्यय ट्रांसफर एक्सपेंसेस, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन संपत्ति प्राप्त करने की सूचकांकित लागत, और तीसरा है कि अगर संपत्ति के अंतर्गत सुधार किया जाता है तो सुधार की भी सूचकांकित लागत। अब ये सूचकांकित लागत ज्ञात करने के लिए आगे आपके स्क्रीन के इसी वीडियो में आगे है जो आपको अभी बता देंगे। उससे पहले कि हम ये 3 चीजें माइनस करेंगे तब जाकर के हमारे पास दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ आएगा। प्रतिभूतियों के हस्तांतरण पर यदि करदाता ने प्रतिभूति व्यवहार कर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का भुगतान किया है तो इसे पूंजी लाभ ज्ञात करते समय प्रतिफल में से घटाया नहीं जाएगा। इसके अलावा इस नियम के कुछ अपवाद हैं ऊपर वाले के कि कुछ दीर्घकालीन पूंजी संपत्तियों पर सूचकांकित लागत ज्ञात नहीं की जाएगी, यानी प्राप्त प्रतिफल में से प्राप्त करने की मूल लागत और हस्तांतरण व्यय घटा करके दीर्घकालीन पूंजी लाभ ज्ञात किया जाएगा। ये कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जिनमें दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति की सूचकांकित लागत ज्ञात नहीं की जाती है। पहले उनको देख लेते हैं कि सबसे पहले बॉन्ड्स
एवं ऋण पत्रों की लागत को सूचकांक से संबंधित नहीं किया जाएगा, चाहे ऐसे ऋण पत्र करदाता के पास दीर्घकालीन अवधि यानी 12 महीने से अधिक के लिए रहे हों। दूसरा है अनिवासी करदाताओं द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए भारतीय कंपनी के अंशों और ऋण पत्रों के हस्तांतरण पर प्राप्त करने की लागत को सूचकांकित नहीं किया जाता है, चाहे ऐसी संपत्ति दीर्घकालीन ही क्यों न हो। व्यापारिक उपयोग की हास योग्य संपत्तियां, व्यवसाय या उसके किसी भाग के एक मुश्त विक्रय पर विदेशी मुद्रा से क्रय किया गया ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट GDR, समुद्र पारीय वित्तीय संगठन ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन अथवा समुद्र तटीय कोषों के द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिट और अथवा धारा 10(23)D के अंतर्गत म्यूचुअल फंड्स का हस्तांतरण। अनिवासी भारतीय द्वारा विदेशी विनिमय संपत्ति का हस्तांतरण, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा प्रतिभूतियों का हस्तांतरण, अंशों के हस्तांतरण पर हुए दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर विकल्प और करदाता द्वारा 1 फरवरी 2018 से पहले अधिग्रहित किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से सूचीयत किसी कंपनी के समता अंश अथवा इक्विटी ओरिएंटेड फंड की यूनिट से संबंधित दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति। तो ये ऐसे हैं जिनके जो दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति होते हुए भी इनकी सूचकांकित लागत ज्ञात नहीं की जाती, केवल वास्तविक प्राप्त करने की लागत ही ज्ञात की जाती है। अब लागत मुद्रास्फीति सूचकांक कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, आयकर अधिनियम की धारा 48 में यह प्रावधान किया गया कि संपत्ति को प्राप्त करने की लागत तथा उसमें सुधार की लागत को लागत मुद्रास्फीति सूचकांक यानी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स CII से संबद्ध किया जाएगा। लागत मुद्रास्फीति सूचकांक केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष अधिसूचित किया जाता है। ऐसे सूचकांक से उस सूचकांक से है जो केंद्र सरकार द्वारा शहरी गैर श्रमिक कर्मचारियों के लिए उस वर्ष के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 75% की औसतन वृद्धि कर अधिसूचित किया जाता है। ये आपके टेबल्स आपकी स्क्रीन पर है जिसमें विभिन्न वर्षों के कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दिए हुए हैं। 2001-2 से लेकर के 2020-21 यानी हमारा जो फाइनेंशियल ईयर अभी गया है वो वहाँ तक 2020-21 तक के कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स हमें दे रखे हैं। यही हमें यूज में उपयोग में लेने हैं, इनको याद रखना है हमें। तो वर्ष 2020-21 का जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है 301। अब संपत्ति को प्राप्त करने क्रय मूल्य या लागत मूल्य की सूचकांकित लागत से आशय वह राशि है जिसको संपत्ति को प्राप्त करने की लागत से वही अनुपात है जो संपत्ति का हस्तांतरण करने वाले प्रथम वर्ष में लागत मुद्रास्फीति सूचकांक का संपत्ति को प्राप्त करने वाले वर्ष अथवा 1 अप्रैल 2001 को प्रारंभ होने वाले वर्ष जो दोनों में बाद में हो की लागत सूचकांक से है। संपत्ति के क्रय मूल्य या निर्माण की लागत में हस्तांतरण वाले वर्ष में के लागत मुद्रास्फीति सूचकांक का गुणा एवं संपत्ति को प्राप्त करने वाले वर्ष के सूचकांक का भाग देने पर जो राशि आएगी वह प्राप्त करने की सूचकांकित लागत मानी जाएगी। संपत्ति की क्रय या निर्माण तिथि के आधार पर 2 प्रकार की मानी जाएगी। एक बात ध्यान रखें कि सूचकांकित लागत ज्ञात करते समय हमें यह देखना है कि संपत्ति 1 अप्रैल 2001 से पूर्व की है या 31 मार्च 2001 के पश्चात की संपत्ति है। जिसमें पहला बिंदु है कि अगर 1 अप्रैल 2001 से पूर्व की संपत्ति है यानी यदि कोई करदाता ने कोई संपत्ति 1 अप्रैल 2001 से पूर्व प्राप्त की हो तो संपत्ति को प्राप्त करने की तिथि 1 अप्रैल 2001 मानते हुए इसकी सूचकांकित लागत हम जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है उसके आधार पर ज्ञात करेंगे। तो संपत्ति की मूल लागत या 1/4/2001 को संपत्ति का बाजार मूल्य, दोनों में से जो भी अधिक हो वो लेंगे
इसको गुणा करेंगे हम हस्तांतरण वर्ष का लागत मुद्रास्फीति सूचकांक, यानी जिस वर्ष में संपत्ति को बेचा गया है उस वर्ष का CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, और हम भाग देंगे वर्ष 2001-2 जो यानी 100 है हमारा कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है वहाँ का 100 का लागत मुद्रास्फीति सूचकांक यानी 100 है। दूसरा तो यानी अगर 31 मार्च 2001 के पश्चात की संपत्ति है, यानी 31 मार्च 2001 के पश्चात संपत्ति प्राप्त की गई है, खरीदी गई है, क्रय की गई है, तो संपत्ति को प्राप्त करने की सूचकांकित लागत हम इस प्रकार से ज्ञात करेंगे कि संपत्ति की मूल लागत कितने में खरीदी इनटू हस्तांतरण वर्ष का लागत मुद्रास्फीति सूचकांक, दूसरा प्राप्ति वर्ष का लागत मुद्रास्फीति सूचकांक जिस वर्ष में प्राप्त किया है तो वह हम मानेंगे। इसमें आपको संपत्ति की मूल लागत लेनी है, यानी कितने में खरीदी है, जिस वर्ष संपत्ति को बेचा गया है, हस्तांतरित किया गया है, उस वर्ष का लागत स्फीति सूचकांक ऊपर आएगा, और जिस वर्ष में संपत्ति खरीदी गई है, क्रय की गई है 2001 के बाद, तो वह उस वर्ष का प्राप्ति वर्ष कहेंगे उसको हम, उसका लागत मुद्रास्फीति सूचकांक नीचे आएगा। इससे हम गुणा करके भाग दे देंगे तो हमारे पास संपत्ति की 31 मार्च 2001 के बाद की सूचकांकित लागत आ जाएगी। इसके अलावा यदि करदाता ने संपत्ति धारा 49(1) में बताए गए व्यवहारों के बिना प्रतिफल के किसी पूर्व स्वामी से प्राप्त की गई है, तो पूर्व स्वामी की लागत को ही करदाता की प्राप्ति की लागत मानकर पूंजी लाभ की गणना की जाए। यदि संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण किया गया है, पूंजी लाभ उस गत वर्ष का माना जाएगा जिस वर्ष में क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त हुई हो, परंतु संपत्ति का लागत सूचकांक उस वित्तीय वर्ष का होगा जिसमें संपत्ति को अधिग्रहित किया गया है। पूंजी संपत्ति के व्यापारिक स्टॉक में परिवर्तन पर पूंजी लाभ, यदि किसी संपत्ति को व्यापारिक स्टॉक में परिवर्तित किया जाता है तो सूचकांकित लागत संपत्ति को व्यापारिक स्टॉक में परिवर्तित करने की तिथि के आधार पर होगी। इसमें जो फॉर्मूला होगा कि संपत्ति की मूल लागत गुणा जिस गत वर्ष में स्टॉक में परिवर्तन किया गया उसका सूचकांक बटा अपॉन में जिस वर्ष में पूंजी संपत्ति को क्रय किया गया उसका सूचकांक। इसके अलावा संपत्ति के सुधार, वृद्धि और विस्तार की सूचकांकित लागत, जैसे अनेक बार भूखंड खरीदने के पश्चात कुछ वर्षों पश्चात मकान का निर्माण कराया जाता है, मकान बनाने के कुछ वर्षों पश्चात उसमें अतिरिक्त कमरे या अतिरिक्त मंजिल बनाई जाती है, यानी संपत्ति में सुधार किया जाता है, वृद्धि की जाती है या विस्तार किया जाता है, तो उसकी भी सूचकांकित लागत हम ज्ञात कर सकते हैं, करेंगे। तो संपत्ति में सुधार और विस्तार और वृद्धि की सूचकांकित लागत ज्ञात करने के लिए सरल रूप से जो है, एक बात ध्यान रखें कि 1 अप्रैल 2001 से पूर्व किए गए सुधार के व्यय को गणना में नहीं लिया जाता है, यानी 31 मार्च 2001 के बाद किए गए सुधार व्ययों की ही सूचकांकित लागत ज्ञात की जाएगी। 1 अप्रैल 2001 से पहले के सुधार व्यय इम्प्रूवमेंट एक्सपेंसेज जो है उनको हम सूचकांकित नहीं करेंगे। 31 मार्च 2001 के बाद जो सुधार किए गए हैं, वृद्धि की गई है, विस्तार की गई है, उसकी ही सूचकांकित लागत ज्ञात की जाएगी। और इसके लिए ये जो फॉर्मूला है आपका कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इज इक्वल टू एक्सपेंसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट, ये जो है हम इसके आधार पर सूचकांकित लागत को ज्ञात कर लेंगे। एक और नोट है कि व्यवसाय की ख्याति अथवा किसी उत्पाद के निर्माण और प्रसंस्करण के अधिकार से संबंधित सुधार व्यय की लागत सदैव शून्य होगी। ध्यान रखें इसी बात को, नोट आपके लगाया है स्क्रीन के ऊपर, अच्छा है। इसके अलावा संपत्ति की मरम्मत एवं रख रखाव के व्यय, यदि किसी मकान में रंग रोगन, मरम्मत आदि के व्यय किए जाते हैं तो इस प्रकार के जो व्यय हैं वो आयगत व्यय
संपत्ति का मूल्य बनाए रखने हेतु किए जाते हैं। इन्हें संपत्ति की लागत ज्ञात करते समय जोड़ा नहीं जाएगा, और जब हम जोड़ा ही नहीं जाएगा तो उसकी सूचकांकित लागत भी ज्ञात नहीं करेंगे। ध्यान रखें कि संपत्ति की मरम्मत और रख रखाव के व्यय, मेंटेनेंस के जो व्यय होते हैं वह केवल उसको संपत्ति को बनाए रखने के लिए होते हैं। इसको हम इम्प्रूवमेंट, सुधार या विस्तार या वृद्धि नहीं कह सकते, इसलिए इनकी भी सूचकांकित लागत ज्ञात नहीं की जाएगी। करदाता द्वारा भवन के निर्माण की दशा में भूमि एवं भवन के विक्रय पर पूंजी लाभ की गणना पृथक से की जाएगी। यानी करदाता भवन के निर्माण के उद्देश्य से भूमि क्रय करता है, परंतु उस समय भवन का निर्माण नहीं करता। कुछ वर्षों पश्चात उक्त भूमि पर भवन निर्माण करता है। इस दशा में भूमि को धारण करने की अवधि और भवन को धारण करने की अवधि अलग अलग होती है। यदि भूमि एवं भवन की लागत अलग अलग दी गई है तो पूंजी लाभ की गणना अलग अलग की जाएगी, और भूमि और भवन के लिए सूचकांक अलग अलग लिया जाएगा। तो ये बिंदु जो थे आज आपके कि संपत्ति को प्राप्त करने की सूचकांकित लागत हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमें कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, लागत मुद्रास्फीति सूचकांक जो है उनका उपयोग करना है, उनको काम में लेना है। अगर संपत्ति में सुधार, विस्तार और वृद्धि की जाती है तो 1 अप्रैल 2001 से पहले जो भी सुधार वृद्धि की गई है उसको हम गणना में नहीं लिया जाता है। 31 मार्च 2001 के बाद किए गए सुधार व्ययों को ही उनकी भी सूचकांकित लागत ज्ञात की जाएगी। संपत्ति प्राप्त करने की लागत में भी आपको यह ध्यान रखना है कि 1 अप्रैल 2001 से पहले की अगर संपत्ति है तो 1 अप्रैल 2001 को उस संपत्ति का बाजार मूल्य या लागत मूल्य जो दोनों में से अधिक होगा वह लिया जाएगा, और अगर 31 मार्च 2001 के पश्चात की संपत्ति है तो उस संपत्ति की मूल लागत को ही इंडेक्स्ड किया जाएगा। धन्यवाद। ये आप आपने पूंजीगत लाभों की सूचकांकित लागत के संबंध में अध्ययन किया। पढ़ें, इसको देखें, समझें, और कोई समस्या हो तो मेरे से संपर्क करें। धन्यवाद।